सरकार की एंटी मुस्लिम रवैया से जानते हैं, ये कोई छुपा हुआ बात नहीं है। मुसलमानों को खासकर टारगेट किया गया। संविधान का बात करते हैं, जो डेमोक्रेसी का बात करते हैं, तो वैसे लोग ये फाशिस्ट सरकार के लिए खतरा होगा। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए को लेके और यही डिले ऑफ ट्रायल के ग्राउंड पे ये लोग बस हाई कोर्ट में ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इनके बिल पे कोई सुनवाई होगी। जजमेंट्स दिए हैं। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। इस समय मेरे साथ ज्योत्सना जी हैं और ये उमर खालिद की जो है साथी रही हैं। और ये उमर खालिद को लेकर के जो ख़ास तौर पर ये एक जो आरोप लगाए जाते हैं, क्या सरकार जो ये आरोप लगा रही है, एजेंसी जो ये आरोप लगा रही है, उसमें सच्चाई कितनी है। और बीते दिनों जो कोर्ट में सुनवाई हुई है उस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो कोर्ट में सुनवाई हुई, जो दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा गया इस पूरे मामले में ज़मानत से जुड़ा हुआ, वो पूरा का पूरा मामला है कि? देखिए, ये 2020 में से ये केस चल रहा है, 4 साल हो गया। दिल्ली दंगे का सच्चाई सबने देखा, किस समुदाय के ऊपर हमला हुआ, किनको मारा गया, किस तरीके का दंगा हुआ। लेकिन दिल्ली पुलिस उसके बाद जो चार्जशीट फाइल किया, उसमें ये पूरे दंगे का आरोप वो एंटी सीए एक्टिविस्ट पे लगा दिया और 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से ज़्यादा लोग अभी तक जेल में ही हैं। 4 साल बीत गया, इस केस में अभी तक ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हुई है। जब आपकी ट्रायल शुरू नहीं होती है तब नॉर्मल होता है कि बेल दे दिया जाएगा आपको। लेकिन क्योंकि इसमें 4 सेक्शन यूएपीए है, यूएपीए के चलते ये केस में बार बार बेल डिनाई हुआ है। अब 2 चीज़ हुआ है, एक है कि जैसे उमर खालिद का केस है और दूसरा है खालिद सैफी और अन्य लोगों का जो केस है। तो पिछले दिन दोनों का ही सुनवाई हुई। उमर खालिद का बेल डिनाई हुआ था हाई कोर्ट में, और इसी ग्राउंड पे हुआ क्योंकि इसमें यूएपीए है। यूएपीए ने बेल को बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया है और इसके में बेल नहीं मिलता है, तो इसीलिए बेल नहीं मिला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया। सुप्रीम कोर्ट में 1 साल बीत गया, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई, तो वहाँ से विड्रॉ करके फिर से लोअर कोर्ट में अप्लाई किया, जहाँ में फिर से वही यूएपीए बता के बेल डिनाई हुआ। अब उमर फिर से हाई कोर्ट पहुँचे हैं। ये जो पूरा कार्रवाई चली 1 साल 1.5 साल की, ये पूरे समय में बाकी लोग जैसे खालिद सैफी, गुलफिशा, शर्जील, ये सारे लोग हाई कोर्ट में ही रह गए। हाई कोर्ट में वो एक जज के सामने उन लोगों का बेल के लिए पूरा सुनवाई हुई। वो लोग सुने, जज ऑर्डर रिजर्व किए, उसके बाद एक जस्टिस का ट्रांसफ़र हो गया, तो दोबारा से एक दूसरे बेंच में हो गया, वहाँ पे उन लोगों की सुनवाई हुई। उन्होंने आर्ग्यू किया, जज ने ऑर्डर रिजर्व किया। अब आज पता चला है कि फिर से उस जज का ट्रांसफ़र हो गया है। तो 2 साल वो लोग बिना कोई सुनवाई के बेल के, उमर खालिद का तो चलिए बेल खारिज हुआ है, इन लोगों की बेल की सुनवाई नहीं हुई है। ये लोग बस हाई कोर्ट में ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इनके बेल पे कोई सुनवाई होगी। तो ऐसे करके 4 साल बीत गया है, जो बहुत ही एक इनह्यूमन है, और इस पर कोई ट्रायल शुरू होने का भी कोई दूर तक कोई नहीं है। तो या तो आप ट्रायल करें, करके आप किसी के ऊपर जो आरोप लगाए, अभी तक तो कोई दोषी करार नहीं है, इन लोगों के ऊपर बस आरोप है। लेकिन आरोप को आपको तय करने के लिए आपको ट्रायल करना पड़ेगा। तो ना तो ट्रायल हो रही है, ना बेल हो रही है, यही सिचुएशन है। 1400 दिनों से वो जेल में है। इसको लेकर के एक मुहिम भी चलाई गई थी। क्या उमर खालिद को लेकर के जो तथ्य पेश किए गए एजेंसियों के द्वारा, उसमें सच्चाई हो सकती है क्या? चूँकि देखिए, आप उनके साथ रही हैं, लंबे समय तक उनके साथ छात्र जीवन में आप रही, कैसा व्यक्तित्व था, किस तरीके की मानसिकता थी, किस तरीके से समाज के लिए सोचते थे, उस बारे में कुछ? देखिए, इसमें कुछ मतलब छुपाने का तो कुछ है नहीं, क्योंकि चार्जशीट सबके सामने है। पुलिस ने भी चार्जशीट दाखिल किया है। उस चार्जशीट पे उमर के ऊपर आरोप यही है कि वो अमरावती में एक स्पीच दिया था दिल्ली राइट शुरू होने के 7 दिन पहले, ठीक है, जिस स्पीच में उसने बोला था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा दिल्ली में तब प्रोटेस्ट होगी। अब पुलिस बोल रही है यही राइट का कॉन्स्पिरेसी है। जिस दिन राइट शुरू हुआ उस दिन प्रेस के सामने, पुलिस के सामने कपिल मिश्रा बोला कि अभी डोनाल्ड ट्रंप चला जाएगा तो हम जाके दंगा करेंगे, राइट, यही तो बोला था। उनके ऊपर केस तक नहीं हुआ, लेकिन 7 दिन पहले महाराष्ट्र में बोला गया ये स्पीच
जिस स्पीच में वो गांधी का बात किया, जिस स्पीच में वो सीधा सीधा ये बोला कि हम कभी हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, ऐसे कोई रायट भड़काऊ स्पीच वो था नहीं। वो एकमात्र एविडेंस है उमर के खिलाफ। बाकी जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ भी कोई एविडेंस है नहीं, क्योंकि ये लोग कोई राइट में थे नहीं। ये सारे लोग एंटी सीए एक्टिविस्ट थे, और वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो एंटी सीए के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, वो देश भर में जो सीए के खिलाफ उस टाइम आंदोलन चल रहा था उसी का पार्ट था। लाखों लोग तो अपना विरोध दर्ज किए थे, ये लोग भी किए थे। अब उस जो आज़ादी के बाद जो देश का सबसे बड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, उसी का अभी एक तरीके का रिवेंज या प्रतिशोध सरकार ले रहे हैं ऐसे लोगों को चुन के जो उस टाइम आवाज़ उठाया था। तो उमर भी दंगे के टाइम उमर दिल्ली में भी नहीं था, दिल्ली के बाहर था, और उस समय भी वो एंटी सीए प्रोटेस्ट में एक बहुत पुरजोर तरीके से भागीदारी उसका था। लेकिन वो हम सब के थे, हम सारे लोग बोले थे हमें सीए मंजूर नहीं, हम सारे लोग सड़कों पे आए थे, और दंगे से सीए प्रोटेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही ये पूरी तरीके से एक विंडिक्टिव, एक सरकार की तरफ से एक रिवेंज चल रहा है अपने ही नागरिकों के खिलाफ। एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, थोड़ा अलग है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार क्या मुस्लिम होने की वजह से भी टारगेट किया जा रहा है? चूँकि ये सरकार जिस तरीके से इस समय सरकार जो चल रही है, या फिर जिस मानसिकता के साथ ये गवर्न कर रहे हैं सरकार को, जाहिर सी बात है कि एक तरीके का माहौल नैरेटिव सेट किया जाता है। क्या ये भी एक पक्ष हो सकता है? बिल्कुल ये पक्ष है। ये सरकार की एंटी मुस्लिम रवैया से कोई सारे लोग जानते हैं, ये कोई छुपा हुआ बात नहीं है। मुसलमानों को खास तौर से एक टारगेट किया गया, विछंड किया गया। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, बहुत सारे लोग जो आवाज़ उठाते हैं उनको भी टारगेट किया जाता है। दबे कुचले तबके को, जो आवाज़ उठाने वाले, डिसेंट, राइट टू डिसेंट एक्सरसाइज करने वाले लोगों को, लेकिन मुसलमानों को खास करके किया गया है। और उसमें उमर को भी टारगेट करना यही है, क्योंकि वो एक एजुकेटेड मुस्लिम नौजवान है जो संविधान का बात करते हैं, जो डेमोक्रेसी का बात करते हैं। तो वैसे लोग ये फाशिस्ट सरकार के लिए खतरा होगा ऑब्वियस। आखिरी सवाल मेरा ये कि अब कोर्ट से आप लोगों को उम्मीद क्या है? किस तरीके के सबूत, साक्ष्य आप लोग पेश कर पा रहे हैं, और कोर्ट से क्या उम्मीद है? कोर्ट अब जो अगस्त में जो सुनवाई होने जा रही है, क्या फैसला आएगा, कितनी उम्मीद है? कोर्ट से हमको हमेशा उम्मीद रही है और आगे भी रहेगा। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए को लेके और यही डिले ऑफ ट्रायल के ग्राउंड पे बहुत अच्छे जजमेंट्स दिए हैं। तो ये इंडियन जुडिशियरी से ही आया है, इतने अच्छे जजमेंट्स जहाँ पे सिविल लिबर्टी का बात किया गया है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे केस में भी कोई ना कोई जज तो देखेंगे इस चीज़ पूरे। धाराएं बदली गई है, यूएपीए जो है उसका डिफिनेशन और भी ज़्यादा टफ कर दिया गया है। क्या लगता है ये भी जो है इस मामले में, इस केस में? यूएपीए को लाया गया है इस तरीके के विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए, तो इसीलिए इसको लाया गया है, इसीलिए इसका इस्तेमाल भी वही हो रही है। तो ये यूएपीए का मिसयूज़ नहीं, यूज़ है कि जो भी आवाज़ उठाए, जो दबे कुचले तबके से आए हुए लोग हैं, उनको दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम सवाल थे। शर्जील इमाम, उमर खालिद और तमाम वैसे चेहरे जिनको लगातार जो है इस तरीके से फंसा कर रखने की कोशिश की गई, कई जो है महीनों तक सुनवाई नहीं होती है, और इसको लेकर के आज बड़ी बैठक हुई प्रेस क्लब में। तमाम बड़े लोग मौजूद थे और इन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। अब अगले महीने सुनवाई होने वाली है, सुनवाई में क्या उनको ज़मानत मिलेगी, इस पूरी बातचीत पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़ रहे हैं नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।